नमस्कार। साल 2023 का लेखा जोखा लिए मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पारिक। 2023 राजस्थान के लिहाज से काफी अहम रहा। बात चाहे राजनीति की करें या स्वास्थ्य की, शिक्षा की करें या खेलकूद की, ये साल बहुत हलचल भरा रहा। साल भर के इन्हीं बड़ी खबरों के साथ हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 राजनीति के लिहाज से बेहद खास रहा। बात राजस्थान की भाजपा की जाए तो एक तरफ जहां इस साल कई सियासी बदलाव हुए तो कई राजनेताओं का सियासी गणित बना और बिगड़ा। वहीं साल खत्म होते होते भाजपा को राजस्थान में सरकार बनाने का मौका मिला। तो आइए नजर डालते हैं इन सभी सियासी घटनाक्रमों पर हमारी इस खास पेशकश में। साल 2023 बीजेपी के लिए बेहद खास रहा। राजस्थान में रिवाज जारी रहा और राज बदलने के साथ साथ कांग्रेस का राज भी गया। तो उधर सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आई। बीजेपी को 115 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस को 69 और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। विधायक दल के नेता के चयन में बीजेपी ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया, लेकिन अलग ही सुगबुगाहट इस दौरान देखी गई। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत जरूर मिला, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से राजस्थान पर फोकस किया। 14 चुनाव जनसभाएं करने के साथ साथ साल 2023 की बात की जाए तो लगभग 20 जनसभाएं पीएम मोदी ने की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभाएं और रोड शो भी हुए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए वर्ष 2023 कुछ कठिनाइयों से भरा रहा। तो उधर वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री पद की दावेदार राजे साइड लाइन तक कर दी गई। हालांकि राजनीति में फिलहाल राजे का रोल क्या रहेगा ये तय नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में फिलहाल राजे को केंद्रीय नेतृत्व ने साइड जरूर कर दिया है। राजस्थान बीजेपी का चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया। कार्यकाल पूरा होने पर सतीश पूनिया की जगह पार्टी की कमान सांसद सीपी जोशी को दी गई। जोशी ने कमान संभालने के साथ ही पार्टी में जान फूंकने की कवायद भी शुरू की। इस रणनीति का पार्टी के मेवाड़ सहित प्रदेश भर में चुनावी नतीजों में भी लाभ मिला। वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन 9 राज्यों के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी बढ़त पर रही। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उधर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधायक दल के नेता के चयन में बीजेपी ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया, लेकिन अलग ही सुगबुगाहट इस दौरान देखी गई। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत जरूर मिला, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से राजस्थान पर फोकस किया। 14 चुनाव जनसभाएं करने के साथ साथ साल 2023 की बात की जाए तो लगभग 20 जनसभाएं पीएम मोदी ने की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभाएं और रोड शो भी हुए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए वर्ष 2023 कुछ कठिनाइयों से भरा रहा। तो उधर वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री पद की दावेदार राजे साइड लाइन तक कर दी गई। हालांकि राजनीति में फिलहाल राजे का रोल क्या रहेगा ये तय नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में फिलहाल राजे को केंद्रीय नेतृत्व ने साइड जरूर कर दिया है। राजस्थान बीजेपी का चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बदला गया। कार्यकाल पूरा होने पर सतीश पूनिया की जगह पार्टी की कमान सांसद सीपी जोशी को दी गई।
जोशी ने कमान संभालने के साथ ही पार्टी में जान फूंकने की कवायद भी शुरू की। इस रणनीति का पार्टी के मेवाड़ सहित प्रदेश भर में चुनावी नतीजों में भी लाभ मिला। वर्ष 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इन 9 राज्यों के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी बढ़त पर रही। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उधर त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। उधर मेघालय, नागालैंड में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी। मिजोरम में जेपीएम ने सरकार बनाई। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाया गया। मेवाड़ से राजस्थान की राजनीति में बड़े नाम के तौर पर कटारिया को जाना जाता है। कटारिया बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। 11 चुनावों में से 9 चुनाव कटारिया ने जीते हैं, जिनमें से 8 बार विधायक रह चुके हैं। राजस्थान की सियासत में बीजेपी ने कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी, किसान ऋण माफी मुद्दे उठाए। लाल डायरी जैसा मुद्दा भी इन दिनों चुनावों में दिखाई दिया। हालांकि इस मुद्दे को कांग्रेस के एक ही मंत्री ने उठाया, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस मुद्दे को राजस्थान की राजनीति में इसको जमकर भुनाया। राजस्थान बीजेपी ने इस बार सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का बड़ा प्रयोग किया। हालांकि ऐसा पहले भी होता आया है, लेकिन पहली सूची में भी बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया। हालांकि बाद में विरोध और बगावत के सुर को देखते हुए बीजेपी ने किसी सांसदों को और टिकट नहीं दी। राजस्थान के चुनावी रण में जाने से पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, लेकिन इस बार किसी चेहरे को ना तो परिवर्तन यात्रा में आगे किया गया और ना ही चुनावी अभियान में कमल के फूल को ही आगे रखा गया। तो उधर परिवर्तन यात्रा को 4 जगहों से रवाना किया गया, जिसका समापन जयपुर में हुआ। चुनावी माहौल में यूं तो बीजेपी के कई नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने खुलकर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई। तो आपने देखा कि साल 2023 में कैसे सियासत में भूचाल आता जाता रहा। बात करें राजस्थान कांग्रेस की, तो साल 2023 में राजस्थान से कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। इतना ही नहीं, विधानसभा में लाल डायरी के प्रकरण ने भी कांग्रेस की सियासत को काफी हद तक प्रभावित किया। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुआ। इसके बाद 3 दिसंबर को आए चुनाव परिणाम में 5 साल बाद बीजेपी फिर सत्ता में लौटी। कुल 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई। भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई, जबकि बसपा को 2 सीटें, रालोद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1-1 सीट मिली है। 8 निर्दलीय चुनाव में जीते। राजस्थान विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत कैबिनेट के 17 मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी चुनाव हार गए। कैबिनेट में सीएम गहलोत समेत कुल 30 मंत्री थे। इनमें 26 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा। 2 कैबिनेट मंत्रियों हेमाराम चौधरी और लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जबकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को टिकट नहीं दिया गया था। इससे पहले राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को सरकार की मुखालफत करने और लाल डायरी केस को लेकर पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। चुनाव में सीएम अशोक गहलोत अपनी परंपरागत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से फिर से चुनाव जीत गए, जबकि पीसीसी चीफ डोटासरा भी चौथी बार अपनी परंपरागत सीट लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत गए। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से दूसरी बार विधायक बने, जबकि सरकार के 17 मंत्रियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इनमें रामलाल जाट, विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, रमेश मीणा, गोविंदराम मेघवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी, राजेंद्र यादव, प्रताप सिंह खाचरियावास,
शकुंतला रावत, ममता भूपेश, परसादी लाल मीणा, सालेह मोहम्मद, प्रमोद जैन भाया, उदय लाल आंजना, जाहिदा खान और सुखराम बिश्नोई शामिल हैं। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए 18 दिसंबर को एक राष्ट्रव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया। अभियान की शुरुआत पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में की। कांग्रेस का कहना है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय अभियान के लिए न्यूनतम 138 रुपए या 1380 रुपए 13,800 रुपए दान कर सकते हैं। अभियान की लॉन्चिंग के समय कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्राउड फंडिंग पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित थी, जिसे 100 साल से भी ज्यादा पहले 1920 से 21 में लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे भारत के निर्माण में पार्टी को सशक्त बनाना है जो समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध हो। साल 2023 की अगर बात करें तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। साल के शुरू में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिला, जबकि साल के मध्य में हुए कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल के अंत में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश को बचाने के साथ ही कांग्रेस से 2 राज्य छीने। हालांकि उत्तर में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस ने दक्षिण भारत के तेलंगाना में जीत दर्ज की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में भाजपा की सहयोगियों के साथ सरकार है। बात करें 2023 की, तो ये साल भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहा। भले ही साल 2023 का अंत कांग्रेस के लिए ठीक नहीं रहा, लेकिन 3 स्टेट में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही, जबकि कांग्रेस बिहार, झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। तमिलनाडु में शासन करने वाली डीएमडीके की सहयोगी है। तेईस मार्च को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। इसके बाद 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। दरअसल 2 जुलाई को महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। शरद पवार के भतीजे और राकापा नेता अजीत पवार 35 विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सियासत के बाद बात करें चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो 2023 में चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकियों सहित चिकित्सा विज्ञान ने तेजी से विकास किया। सेवा देने के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी में और अधिक बदलाव आने की संभावना है। यहाँ कुछ स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी रुझानों पर एक नजर डालते हैं, जिनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। कोविड-19 महामारी में पहले कुछ लोगों ने सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए आनुवांशिक तकनीक के बारे में सुना था। जब इस चिकित्सा तकनीक का उपयोग mRNA टीके बनाने के लिए किया गया था, जो SARS-CoV-2 वायरस से अस्पताल में भर्ती होने, मौतों को कम करने में अत्यधिक प्रभावी रहे हैं। टेली हेल्थ और वर्चुअल विजिट 2023 में बहुत अधिक सामान्य हो गई है और बनी रहेगी, क्योंकि मरीजों को ये सुविधा पसंद है। एक अध्ययन में बताया गया कि 94% मरीज आभासी प्राथमिक देखभाल के उपयोग से संतुष्ट थे
और 79% ने संकेत दिया कि इससे उन्हें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने में मदद मिली। डेटा एकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति स्वास्थ्य देखभाल में बड़े सुधार लाई, जिसमें मरीजों को उनके फोन पर उनके संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच सक्षम करना शामिल है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और मशीन लर्निंग सटीक सारांश बनाने में मदद कर सकते हैं। ये डेटा प्रबंधन और एकीकरण में सुधार पर निर्भर करता है। एआई में स्तन कैंसर और हृदय रोग के तेजी से निदान में सहायता करने, सर्जिकल घावों का आकलन करने और दवा की खोज में मदद करने की क्षमता है। चिकित्सा उद्योग लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में परिवर्तित हो गया है। 2023 में चिकित्सा नवाचारों से जुड़ी डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। जनवरी 2023 में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक नए रैंसमवेयर खतरे के बारे में चेतावनी जारी की। फार्मास्यूटिकल उद्योग 2023 में चिकित्सा नवाचार करना जारी रखा। कई नए दवा उपचारों पर ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को कम करने के लिए इनक्लियसिरन प्रतिरोधी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के इलाज के लिए मावा कैम्टेन और रजोनिवृत्ति संबंधित गर्म चमक के लिए MK3R प्रतिपक्षी शामिल हैं। हेल्थ केयर प्रौद्योगिकी रुझानों में चिकित्सक प्रशिक्षण और शिक्षा उद्देश्यों के लिए संवर्धित वास्तविकता AR और आभासी वास्तविकता VR का अधिक उपयोग शामिल है। AR और VR का उपयोग नसों को देखने, सर्जरी में सहायता करने और मरीजों के दर्द को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल में त्रि-आयामी 3D प्रिंटिंग का उपयोग 2023 में मॉडल, चिकित्सा उपकरणों, कस्टम प्रत्यारोपणों या जोड़ों, प्रोस्थेटिक्स, जले हुए पीड़ितों के लिए त्वचा कोशिकाओं और कृत्रिम अंगों को विकसित करने के लिए किया जाता रहेगा, क्योंकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी विकसित होती है। अधिक से अधिक लोग एप्पल घड़ियां और अन्य पहनने योग्य उपकरण पहन रहे हैं, जो उठाए गए कदमों, दिल की धड़कन, रक्त ऑक्सीजन के स्तर और नींद के पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं। चिकित्सकों और अग्रिम अभ्यास चिकित्सकों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने वाले रोगियों और अन्य लोगों के परिणामों को शामिल करने की आवश्यकता है। सरकार का अभिन्न अंग होता है प्रशासन, जो सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाता है। इनमें से एक प्रमुख विभाग है UDH। साल 2023 में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से प्रदेश को कई सौगातें मिली, जहां जयपुर को गांधी वाटिका, विधायक आवास, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और कोटा को चंबल रिवर फ्रंट की सौगात मिली। तो वहीं इंदिरा रसोई और मेट्रो के विस्तार की भी पहल हुई। वहीं मेयर सौम्या गुर्जर को राहत मिली तो मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबन का दंश झेलना पड़ा। साल 2023 में जयपुर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित गांधी वाटिका की सौगात मिली। गांधी वाटिका जयपुर के सेंट्रल पार्क में महात्मा गांधी की स्मृति में बनाई गई है। जयपुर में बनी विधायक आवास योजना की इसी वर्ष सौगात मिली। विधायक नगर पश्चिम में विधायकों के लिए 160 लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं। विधायक आवास योजना में अस्पताल, जिम, अत्याधुनिक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, इंडोर आउटडोर गेम्स और आगंतुकों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा के पूर्व की ओर बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की सौगात इस वर्ष मिली। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से बनाए गए इस क्लब की आजीवन सदस्यता की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
देश में सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और धार्मिकता के रंग में रंगी कोटा की चंबल रिवर फ्रंट की सौगात भी इसी वर्ष मिली। चंबल रिवर फ्रंट में देश दुनिया के नायाब स्मारकों के साथ धार्मिक और कई विश्व रिकॉर्ड भी देखे जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साल 2023 में जयपुर मेट्रो के विस्तार को गति देते हुए बड़ी चौपट पर मेट्रो के फेज 1C की नींव रखी गई। पर कोटे से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माणाधीन मेट्रो के 1C रूट की कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर रहेगी। इसमें 2 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन रामगंज तो दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर पर होगा। इसमें 590 मीटर मेट्रो एलिवेटेड जबकि 2.26 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनेगा। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होगा। फेज 1C की लागत करीब 993 करोड़ होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता से पहले कांग्रेस सरकार ने जयपुर को लक्ष्मी मंदिर अंडरपास, रामनिवास बाग पार्किंग, सिल्वन जैव विविधता पार्क की सौगात दी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 स्थानों पर चलाई जा रही इंदिरा रसोई योजना के विस्तार की सौगात भी इसी वर्ष मिली, जहां 10 सितंबर से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई खोलने का निर्णय लिया गया। दो 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर का 2 बार निलंबन भी चर्चा में रहा, लेकिन कोर्ट की बहाली के बाद मुनीश गुर्जर तीसरी बार मेयर की कुर्सी पर बैठी। बहरहाल वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने नगरीय विकास विभाग से जुड़ी कई सौगातें भी दी, लेकिन इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट्स के धरातल पर आने का इंतजार भी रहा। अब बात करेंगे लॉ एंड जस्टिस की, तो साल 2023 में कई बड़े फैसले लिए गए। एक तरफ जहां अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को लेकर अहम फैसला दिया। तलाक को लेकर बड़ा फैसला। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी के साथ रह पाने की कोई संभावना न बची हो, वहां वो आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर से भी तलाक दे सकता है। ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी दोनों ही तलाक के लिए सहमत हैं या फिर भले ही दोनों में से एक जीवन साथी तलाक के लिए सहमति नहीं दे रहा, तो भी सुप्रीम कोर्ट तलाक का आदेश दे सकता है। धारा 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट वैध करार दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को कहा। समलैंगिक जोड़े की शादी पर फैसला। समलैंगिक की शादी को लेकर देश में मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। 17 अक्टूबर को कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऐसे जोड़ों को कानूनी वैधता देने से इनकार कर दिया। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने दिया। पीठ ने 3-2 से बहुमत पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान साफ कहा कि समलैंगिक शादी पर कानून बनाने का हक केवल संसद का है।
अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी का गठन। अडानी हिंडनबर्ग मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उठे सवाल पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM सेप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्य शामिल थे। शीर्ष अदालत ने तब सेवी से 2 महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट उस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित एक समिति का गठन भी शामिल था। नोटबंदी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के निर्णय की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा। इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पारंपरिक जल्लीकट्टू खेल और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मई में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इन्हें कानूनन वैध करार दिया है। पिछले साल 5 जजों की संविधान पीठ ने दिसंबर में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि नए कानून में क्रूरता के पहलुओं का ध्यान रखा गया है। खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर देश में उठे विवाद का अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल रहेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर फैसला। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने साफ किया कि साल 2014 से पहले दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में भी अधिकारियों को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2014 में दिया गया उनका फैसला, जिसके तहत कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तारी, जांच में संरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया था, वो फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। बिना मोहर लगे मध्यस्थता समझौता कानूनन वैध। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अंतर्निहित अनुबंध पर संबंधित स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मोहर नहीं लगाई गई तो मध्यस्थता समझौता शुरू से ही अमान्य या शून्य होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि गैर स्टाम्पिंग या अपर्याप्त स्टाम्प किसी समझौते को शून्य नहीं बनाता है, बल्कि इसे साक्ष्य में अस्वीकार बनाता है। संविधान पीठ ने माना कि किसी समझौते पर स्टाम्प न लगाना या अपर्याप्त स्टाम्प भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत एक ठीक किए जाने योग्य दोष है। मणिपुर में 3 पूर्व महिला जज पैनल नियुक्ति। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को कहा कि हाई कोर्ट के 3 पूर्व महिला जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन पर भरोसा लौट सके। यह कमेटी वहां की स्थितियों का आकलन कर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। शीर्ष अदालत समग्र स्थिति की निगरानी भी करेगी। साल 2023 भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी काफी अच्छा रहा। हांगझाऊ एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पहली बार 100 पदक जीतने का आंकड़ा पार किया। हालांकि साल के अंत में पुरुष क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन के बावजूद ICC वनडे विश्व कप जीतने से चूक गई, लेकिन टीम ने लीग मैच से लेकर फाइनल मैच तक सभी का दिल जीता।
टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रचा। नीरज ने बुडापेस्ट में 25 से 27 अगस्त तक आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर थ्रो कर गोल्ड देश के नाम किया। नीरज विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। चीन के हांगझाओ में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत ने इन खेलों में पहली बार 100 पदक का आंकड़ा पार किया। भारतीय एथलीटों ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ कुल 107 पदक जीते। भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के कारण जनवरी में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे पहलवान सड़क पर उतरे। ये मामला बृजभूषण के इस्तीफे, कुश्ती संघ के निलंबन और अन्य घटनाक्रमों के चलते सुर्खियों में रहा। भारत को 2011 के बाद पहली बार वनडे विश्व कप की मेजबानी मिली। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। टीम इंडिया खिताब की भी प्रबल दावेदार थी, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। आईपीएल सीजन 17 के लिए हुई मिनी नीलामी में विश्व चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्टार्क को 24.5 करोड़ रुपए में खरीदा। पहली बार इतिहास में खिलाड़ियों की खरीद 20 करोड़ पार गई। तो देखा आपने कि साल 2023 कई खट्टी मीठी यादों को समेटे हुए गुजरा। उम्मीद करते हैं नया साल 2024 आपके लिए सुखद सूचनाएं लेकर आए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। पूर्व की ओर बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की सौगात इस वर्ष मिली। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से बनाए गए इस क्लब की आजीवन सदस्यता की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देश में सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और धार्मिकता के रंग में रंगी कोटा की चंबल रिवर फ्रंट की सौगात भी इसी वर्ष मिली। चंबल रिवर फ्रंट में देश दुनिया के नायाब स्मारकों के साथ धार्मिक और कई विश्व रिकॉर्ड भी देखे जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साल 2023 में जयपुर मेट्रो के विस्तार को गति देते हुए बड़ी चौपट पर मेट्रो के फेज 1C की नींव रखी गई। पर कोटे से ट्रांसपोर्ट नगर तक निर्माणाधीन मेट्रो के 1C रूट की कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर रहेगी। इसमें 2 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन रामगंज तो दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर पर होगा। इसमें 590 मीटर मेट्रो एलिवेटेड, जबकि 2.26 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनेगा। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होगा। फेज 1C की लागत करीब 993 करोड़ होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता से पहले कांग्रेस सरकार ने जयपुर को लक्ष्मी मंदिर अंडरपास, रामनिवास बाग पार्किंग, सिल्वन जैव विविधता पार्क की सौगात दी। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 1000 स्थानों पर चलाई जा रही इंदिरा रसोई योजना के विस्तार की सौगात भी इसी वर्ष मिली, जहां 10 सितंबर से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई खोलने का निर्णय लिया गया। दो 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर का 2 बार निलंबन भी चर्चा में रहा।
लेकिन कोर्ट की बहाली के बाद मुनीश गुर्जर तीसरी बार मेयर की कुर्सी पर बैठी। बहरहाल वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने नगरीय विकास विभाग से जुड़ी कई सौगातें भी दी, लेकिन इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट्स के धरातल पर आने का इंतजार भी रहा। अब बात करेंगे लॉ एंड जस्टिस की, तो साल 2023 में कई बड़े फैसले लिए गए। एक तरफ जहां अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को लेकर अहम फैसला दिया। तलाक को लेकर बड़ा फैसला। कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी के साथ रह पाने की कोई संभावना न बची हो, वहां वो आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर से भी तलाक दे सकता है। ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी दोनों ही तलाक के लिए सहमत हैं या फिर भले ही दोनों में से एक जीवन साथी तलाक के लिए सहमति नहीं दे रहा, तो भी सुप्रीम कोर्ट तलाक का आदेश दे सकता है। धारा 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट वैध करार दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को कहा। समलैंगिक जोड़े की शादी पर फैसला। समलैंगिक की शादी को लेकर देश में मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। 17 अक्टूबर को कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऐसे जोड़ों को कानूनी वैधता देने से इनकार कर दिया। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने दिया। पीठ ने 3-2 से बहुमत पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान साफ कहा कि समलैंगिक शादी पर कानून बनाने का हक केवल संसद का है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी का गठन। अडानी हिंडनबर्ग मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से उठे सवाल पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM सेप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्य शामिल थे। शीर्ष अदालत ने तब सेवी से 2 महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट उस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित एक समिति का गठन भी शामिल था। नोटबंदी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। साल 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के निर्णय की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा। इस संबंध में दाखिल सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पारंपरिक जल्लीकट्टू खेल और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मई में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इन्हें कानूनन वैध करार दिया है। पिछले साल 5 जजों की संविधान पीठ ने दिसंबर में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम न्यायालय ने जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि नए कानून में क्रूरता के पहलुओं का ध्यान रखा गया है। खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है और इसे बाधित नहीं किया जा सकता। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर देश में उठे विवाद का अंत हो गया।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल रहेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर फैसला। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने साफ किया कि साल 2014 से पहले दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों में भी अधिकारियों को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 2014 में दिया गया उनका फैसला, जिसके तहत कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तारी, जांच में संरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया था, वो फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। बिना मोहर लगे मध्यस्थता समझौता कानूनन वैध। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अंतर्निहित अनुबंध पर संबंधित स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मोहर नहीं लगाई गई तो मध्यस्थता समझौता शुरू से ही अमान्य या शून्य होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि गैर स्टाम्पिंग या अपर्याप्त स्टाम्प किसी समझौते को शून्य नहीं बनाता है, बल्कि इसे साक्ष्य में अस्वीकार बनाता है। संविधान पीठ ने माना कि किसी समझौते पर स्टाम्प न लगाना या अपर्याप्त स्टाम्प भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत एक ठीक किए जाने योग्य दोष है। मणिपुर में 3 पूर्व महिला जज पैनल नियुक्ति। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को कहा कि हाई कोर्ट के 3 पूर्व महिला जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास का काम देखेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन पर भरोसा लौट सके। यह कमेटी वहां की स्थितियों का आकलन कर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। शीर्ष अदालत समग्र स्थिति की निगरानी भी करेगी। साल 2023 भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी काफी अच्छा रहा। हांगझाऊ एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पहली बार 100 पदक जीतने का आंकड़ा पार किया। हालांकि साल के अंत में पुरुष क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन के बावजूद ICC वनडे विश्व कप जीतने से चूक गई, लेकिन टीम ने लीग मैच से लेकर फाइनल मैच तक सभी का दिल जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रचा। नीरज ने बुडापेस्ट में 25 से 27 अगस्त तक आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.77 मीटर थ्रो कर गोल्ड देश के नाम किया। नीरज विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत ने इन खेलों में पहली बार 100 पदक का आंकड़ा पार किया। भारतीय एथलीटों ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 11 कांस्य पदकों के साथ कुल 107 पदक जीते। भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के कारण जनवरी में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे पहलवान सड़क पर उतरे। ये मामला बृजभूषण के इस्तीफे, कुश्ती संघ के निलंबन और अन्य घटनाक्रमों के चलते सुर्खियों में रहा। भारत को 2011 के बाद पहली बार वनडे विश्व कप की मेजबानी मिली। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। टीम इंडिया खिताब की भी प्रबल दावेदार थी, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। IPL सीजन 17 के लिए हुई मिनी नीलामी में विश्व चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया। कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने
20.5 करोड़, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्टार्क को 24.5 करोड़ रुपए में खरीदा। पहली बार इतिहास में खिलाड़ियों की खरीद 20 करोड़ पार गई। तो देखा आपने कि साल 2023 कई खट्टी मीठी यादों को समेटे हुए गुजरा। उम्मीद करते हैं नया साल 2024 आपके लिए सुखद सूचनाएं लेकर आए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।